हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जो है हमारा चैप्टर चल रहा है उपनिवेशवाद और देहात को हम लोग देख रहे थे। और इसी में हम लोग चीजों को पढ़ा किस प्रकार से कि गांव में कपास से चित्र कैसे ली गई, बंगाल और वहां के जमींदार क्या थी। बेसिकली हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास किया। उसमें कॉन्सेप्ट था सूर्यास्त का सिद्धांत। उसमें बताया गया कोई जमींदार एक निश्चित तारीख के सूर्य अस्त होने तक अपना लगान, अपने क्षेत्र की जमींदारी का जो लगान अगर वो नहीं चुका पाता है तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। इतना हम लोग अपने इन चैप्टरों के माध्यम से जितना हम लोग पढ़े थे अब तक इसमें देख चुके थे और आपका पढ़ चुके थे कि क्या स्थिति आपकी बनी हुई है और क्या इन्होंने व्यवस्था बना रखी है कि जो जो आपका सिस्टम है वो आपका चल रहा है लगान सिस्टम। क्लियर है? यहाँ तक हम इतना देख चुके थे। और मैं पूछ रहा हूँ किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी यहाँ तक किसी बच्चे का हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी बच्चे का तो मुझसे पूछ लीजिए एक बार। अदा की आपका ना की जाने की समस्या के विषय में हमने पढ़ा। अगर कोई जो टेक्स्ट था या रिफॉर्म था वो अगर नहीं किया गया तो क्या समस्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसको भी हमने अब पढ़ने का और जानने का प्रयास किया था कि भाई कैसे कुछ हो सकता है। क्लियर है? इतना हम लोग पढ़ लिए, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देख रहे हैं और क्या स्थिति रही, कहाँ तक हम यहाँ तक पूरा पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख हम इसी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखेंगे जोतदारों का उदय। जो जोतदार हैं जिन्होंने जमीन जोतते थे उनका उदय कैसे हुआ, आखिर ये व्यवस्था बनी कैसे, उत्पन्न कैसे हुई, इस पर हम लोग गौर करेंगे। जैसे 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर जमींदारी संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसान के छोटे कुछ समूह अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकाना ने उत्तरी बंगाल के दीनागाजपुर जिले में सर्वेक्षण में हमें हमें धनी किसानों के इस वर्ग को जोतादार कहते हैं। विदेश वितरण हमको देखने के लिए मिलता है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के आते आते जोतदार के जमीन बड़े बड़े आपके रकबे, रकबे का मतलब होता है जो आपका बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है, हम उनको रकबा बोलते हैं। ठीक है, उन रकबों जो कभी कतई 1000 एकड़ में फैले थे और कभी कभी तो कई कैसे थे 1000 एकड़ में फैले हुए थे। ये रकबे, रकबे मतलब होता है जमीन का एक क्षेत्र होता है, उसको आपका रकबा कहते हैं। क्लियर है? जैसे आपका रकबा कितने हेक्टर का है, आपका जमीन का क्षेत्र कितने हेक्टर का है, उसी से संबंधित है। अर्जित की जाती है। स्थानीय व्यापार और साहूकारों ने के कारोबार पर भी नियंत्रण था। इस प्रकार वे उन्हें गरीब और काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन में काफी बड़ा भाग आपका बटाईदार के माध्यम से जोता जाता था। खुद हल चलाते थे, मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदार को दे देते थे। गांव में जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। जमींदार के विपरीत जो सरकारी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और ग्राम वासियों में काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदार द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न विरोधी करते थे। जमींदार अधिकारियों को अपना कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे, उन्हें रैयतों पर निर्भर रहते थे, उन्हें अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार राजस्व का भुगतान जानबूझकर देरी करते थे। जब राजस्व का भुगतान ना किया जाए तो पर जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। और आप जानते हैं जो कि निश्चित राजस्व था जो आपका जमींदार को जमा कराना होता था,
अगर वो नहीं कराया है तो उसकी जमींदारी नीलाम होती थी और जोतदार को उनकी जमीन को खरीद लेते थे। क्या होते थे? जो जोतदार थे वो उनकी जमीन को खरीद लेते थे। ऐसे मामले हमें मसले बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और क्यों ना मिले, हमने इन सबको अच्छे से देखा। क्लियर है जो आपको दिखाई दे? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यह एक चित्र है, बंगाल के गांव का दृश्य है, जॉर्ज चिनरी द्वारा बनाया गया 1820 में चित्र है। चिनरी भारत में 23 वर्ष तक रहे, उस दौरान उन्होंने अनेक चित्र बनाए। इसमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र और कह रहे हैं भूदृश्य के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों पर, विशाल भवन द्वारा शामिल हैं और उनकी कृतियां, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने आपके जो चित्र हैं वो आपके बनाए। क्लियर है? देखिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तरी बंगाल के जोतदार सबसे शक्तिशाली, हालांकि धनी किसान गांव के मुखिया भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभरे। कुछ जगहों पर उन्होंने हवालदार कहा गया था। क्या कहा गया? हवलदार, हवलदार कहा गया। कुछ अन्य स्थानों पर वे टांगीदार और कहीं पर वो आपका मंडल, यानी कि हर जगह पर उनको अलग अलग नामों से आपका पुकारा गया। उनके उदय से जमीन के अधिकार आपका कमजोर पड़ने लगे और अवश्य भावी हुए। ठीक जैसे हुए कमजोर पड़ने लगे। अब यहाँ का प्रशासन बताया, देखिए कैसा था। सबसे पहले कश्मीर रैयत थी। कश्मीर रैयत क्या होते थे? जोतदार धनवान को अपने पैसा देते थे, फिर वो आपके रैयत मिलती थी, रैयत के बदले पैसा, पैसे के बदले रैयत, और फिर वो अनेक गांव की जमींदारी को नियंत्रण रखते थे और वो सारा पैसा आपका कंपनी के पास आ रहा था। अब देखिए मैं एक चीज आपको छोटा इसमें आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये एक गांव का क्षेत्र है जो बहुत सारे गांव हैं, ऐसे मान लीजिए। इस क्षेत्र को जो आपका एक वो आपका राजस्व था, और ये राजस्व था आपका निश्चित किया जाता था कि भैया मान लीजिए यहां से आपका 1,00,000 रुपए का आपका राजस्व जाएगा। कितने का? 1,00,000 का। ये आपका किसने निश्चित किया? जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ये ऐसा कीजिए, अंग्रेजों द्वारा निश्चित किया गया। ऐसे देखते हैं, इसको निश्चय किया अंग्रेजों द्वारा, ये निश्चय कर दिया कि भैया हम जो है आपका इतना टैक्स लेंगे। अब इस पर क्या लगती थी? 1,00,000 रुपए पर इन गांव के क्षेत्र की आपका बोली लगती थी। लोग अपनी बोली लगाते थे। अब मान लीजिए बोली लगने पर ये राजस्व हो गया 1,50,000 का। ये इसकी कीमत निर्धारित होगी कि भैया किसी व्यक्ति को इन क्षेत्र की गांव का राजस्व कितना मिला है? 1,50,000 रुपए में, बोली के आधार पर। और अब क्या करना होगा कि 1 वर्ष का जो राजस्व है, जिसे हम आम भाषा में क्या कहा गया? लगान। लगान हो क्या क्या था? जो आपकी निश्चित हुई है तारीख, निश्चित तारीख यानी कि दिनांक पर सूर्य अस्त होने से पहले अपना जो राजस्व है उस क्षेत्र का वो कंपनी में जमा कराना है। क्या है? कंपनी में जमा। ये पहले ही निश्चित कर दिया था। अगर आपने जमा नहीं कराया राजस्व तो फिर क्या होगा? आपकी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आप कुछ भी कह लीजिए, या फिर जो आपका
महल है, जो व्यवस्था आप कर रहे हैं वो आपका चली जाएगी, वो क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नीलाम। यानी कि कोई इसको खरीद लेगा, कोई उसको बांट ले जाएगा या उस पर बोली लग जाएगी, ऐसा काम। क्लियर है। जमींदारों की ओर से विरोध, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। सत्ता कैसी रही, बनी रही। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा पर संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों को उभरने के रास्ते निकाले कि जो प्रेशर हमको पड़ता है कि टाइम से पहले हमको दबाव है, हमको पैसा जमा करना है, नीलामी ना हो जाए, छिन ना जाए जमींदारी, उसका उन्होंने अपना सबने अपने रास्ते निकाल लिए। भाई कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ताकि टेंशन या प्रेशर खत्म हो जाए। इन संदर्भों में नई रणनीति बना ली गई। अब एक नई रणनीति बनाई कि हम कुछ ऐसे ऐसे काम करेंगे ताकि समस्या खत्म हो। फर्जी बिल, फर्जी बिक्री की एक ऐसी ही आपका तकरीब थी। कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्तमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे देते थे, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्री की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम तो तौर पर एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ कर की। कंपनी के राजस्व को जानबूझकर रोक लिया और भुगतान नहीं किया गया। बकाया राशि बढ़ गई और भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार आमदनियों से ही अन्य खरीदारों को मुकाबले में ऊंची बोली लगाकर संपत्ति को खरीदते थे। यानी कि ये क्षेत्र था, इसका राजस्व नहीं दिया, ये आपका नीलाम कर दी, अपने लोगों से पैसा लगवाकर वो खरीद ली और अपनी कुछ जमींदारी को अपनी मां के नाम। ठीक, आगे चलकर उन्हें खरीदकर राशियों को अदा करने से इनकार कर दिया। ठीक, फिर मना कर दिया कि भाई हम पे पैसा नहीं है, जो आपके बोल लगे हम नहीं खरीद सकते। उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ता था। इस बार जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया। फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई, बार बार नीलामी करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में बार बार दोहराई जाती थी। अंतर्गत राज और नीलामी के मध्य बोली लगने के थक गई और किसी भी बोली नहीं लगाई गई तो उस संपदा को नीची कीमत पर जमींदार को ही बेचना पड़ता था। अब बार बार ऑक्शन हो रहा है, बोली लग रही है, लोग लगा रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे, फिर कैसे कर रहे हैं। जब कुछ ऑप्शन नहीं मिलता था, बाद में वो जमींदार को बेच देते थे, भाई तू ही कुछ उसका राजस्व दे दे, खत्म। सब चाल राज इनकी थी जमींदार की। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग पूरी अदा नहीं करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठा हुई बकाया राजस्व की राशि को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से लेकर 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जिम्मेदारियों ने, बर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियों और कुल मिलाकर 30 लाख रुपए से की प्राप्ति हुई। नीलामी में कुल बिक्रियों में 15% सौदे नकली थे। जमींदारों के लोग और कई तरह के तरीकों से अपनी जमींदारी को छीन कर बेच लेते थे। कई बार बाहरी व्यक्ति नीलामी को जमीन खरीदते थे और कभी उन्हें हर मामले में उनका कब्जा नहीं मिलता था और कभी कभी पुराने जमींदार को लठिया नए जोड़कर लोग खेत को मारपीट कर भगा देते थे। कभी कभी ही ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को नए खरीदार के लोगों की जमीन में घुसने नहीं देते थे। वे अपने आप को जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसकी प्रगति में वफादार बने रहते थे। यह भी मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उनकी प्रजा है। वो कैसी है, वो उनकी आपकी प्रजा है। जमींदारी की बिक्री आपके तमाम तय और गौरव को धक्का पहुंचाते थे, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। यानी कि जमींदार की जैयत बनी रहे, ये बड़ा एक इसमें सस्पेंस आपका रहता था और इसलिए उनका राजस्व संबंधी
ये सारी चीजें आपकी बनी रहती थी। तो ये इस तरीके से बताएंगे, एक बार देख लीजिए फिर आगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, क्या कह रहे हैं, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। जमींदार 1790 के दशक तक तकलीफों को झेलने में सफल हो गए और उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत करना, और राजस्व के भुगतान से संबंधित नियमों में कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांव पर जमींदार की सत्ता अधिक मजबूत हो गई, लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक में घोर मंदी की हालत ने जमींदारों को भट्टा बैठा दिया और जोतदार ने देहात में अपने पांव आपके मजबूत कर लिए। भट्टा बैठ जाने का मतलब होता है भारी नुकसान हो जाना। जब पैसा ही नहीं है, मंदी आ चुकी है, तो लोग कहां से कुछ जमा करेंगे, कहां से कुछ राजस्व आएगा, इसलिए उनका भट्टा बैठ गया। अब आई 5वीं रिपोर्ट। ठीक, अब 5वीं रिपोर्ट पर देखिए, जिन परिवर्तनों की चर्चा कर रहे हैं उनमें से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण की एक रिपोर्ट दी गई जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट उन रिपोर्टों में 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलाप के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित है। यह रिपोर्ट 1002 पेज की थी। इसके 800 पेज से भी अधिक परिवर्तन मतलब जो पन्ने उसके नियम है, जमींदारों और रैयतों की अर्जी और विभिन्न जिलों के कलेक्टेड की रिपोर्ट और राजस्व वितरण से संबंधित सांख्यिकीय आपकी तालिकाएं थी कि भैया 1002 की रिपोर्ट थी, 800 पन्ने केवल यही थे कि हमारा कितना राजस्व है, किस क्षेत्र से आता है, कितना कितना उसको जिले में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे तालुका बनाए गए हैं, कौन सी फसल है, कहाँ से उगाई होती है, कितना इसका राजस्व आ रहा है, इस जिले से कितना राजस्व है, उस जिले से कितना राजस्व है, कैसे उसकी मिट्टी की गुणवत्ता है, किन फसलों की आपकी उपलब्धता है, ये सारी चीजें। और अधिकारियों द्वारा बनाएगी बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन में लिखी गई थी टिप्पणी पर टिप्पणियां भी शामिल थी। तो बहुत सारे इसमें कमेंट्स भी थे, बहुत सारी आपकी टिप्पणी भी इसमें शामिल की गई थी। इसमें तो ये 5 भी आपकी रिपोर्ट आई थी। ठीक, अब आप देखिए ये 5वीं रिपोर्ट, और उस जमाने में ये व्यक्ति को देखिए, इनका नाम है महाराज मेहताब चंद। इमामेदारी बंदोबस्त में किया गया। तेजचंद बर्दमान के राजा हैं, बर्धमान के राजा। मेहताब चंद ने शासन में बर्धमान की जमींदारी काफी फली फूली। मेहताब चंद के संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। अब देखिए उस जमाने में ये अपना आराम से अपनी जमींदारी को चला रहे थे। तो 5वीं रिपोर्ट किसको लेकर आई, यह आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा और इस मुद्दों को लेकर चलिए। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड और उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी। उन पर आपकी चर्चा की गई। ब्रिटेन में बहुत सारे समूह थे जो भारत और चीन के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उन पर शाही फरमान को रद्द किया जाए, जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया कि ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। ब्रिटिश वर्तमान निवाताओं को भारत का बाजार खोलने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूह का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा था। यानी जो बंगाल की विजय हुई थी उसका लाभ प्रॉफिट कौन उठा रहा था, केवल ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसी को मिला, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अनियमित
प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन गरम गरम बहस छिड़ती थी, गर्मा गर्म बहस कि भैया हमने बंगाल को कब्जा लिए है, राजस्व हमारे पास है, लेकिन हमको राजस्व आना चाहिए, लेकिन असली जो आपका बेनिफिट हुआ वहां जीत के बाद वो EIC को हुआ, क्लियर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, जबकि होना किसको चाहिए था? ब्रिटेन सरकार को, क्लियर है। और कंपनी के अधिकार में लोभ लालच भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछालती थी कि भैया कितना भ्रष्टाचार कर रही है कंपनी, और वो सारी चीजें वहां के समाचार पत्रों में अच्छी तरह से उछलती थी। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम, बहुत सारे ऑर्डर पारित किए, कंपनी को बाध्य किया और वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजकर कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई नियुक्तियां की, ठीक। और 5वीं रिपोर्ट भी एक ऐसी ही थी। कह रहे कुल मिलाकर कंपनी की स्थिति को चेक करने के लिए, भैया कंपनी काम कैसे कर रही है, उसकी स्थिति क्या है, इन सबको जांच करने के लिए ही इन्होंने 5वीं रिपोर्ट भेजी थी। एक प्रवर समिति को तैयार किया गया। आप देखते हैं हमारे यहाँ भी प्रवर समिति है, तो इनका जन्म कहां से है? लंदन से ही है। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के स्वरूप और ब्रिटिश संसद की गंभीर वाद विवाद को लेकर आधार पर बनाई गई थी। समिति किस विषय थी? भैया तुम कुछ और कह रहे हो, लंदन में कुछ और जिक्र चल रहा है, समस्या हो क्या रही है, उसी को लेकर ये सारी चीजें, ठीक। और ये आपका दिखाया गया है, ठीक। आप देख सकते हैं औंडल राजमहल, ऐसा एक युगांतर दर्शाने वाला जमींदार को रहन सहन और पदोन्मुखी वैभवशाली जीवन पर सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म चल घर शूटिंग में आप देखिए, ऐसे घरों में तो आपके राजा, वहां के जो आपके जमींदार थे वो रह रहे थे। तो हमने देखा कि कंपनी का प्रशासन बारीकी से कैसे चल रहा था और कैसे उसमें बदलाव आए, कैसे उत्सुकता थी, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी कैसे उसको रेगुलेट करने पर लगी हुई थी, ये हमको देखना था। अठारह शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ? कह रहे जब 18वीं शताब्दी आई और उसका जो अंतिम दशक था, बंगाल में क्या बंगाल में कोई परिवर्तन हुए? क्या बंगाल में कोई चीजें आपको दिखाई दी? इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, इसके बाद हमारी अवधारणा में लगभग 1.5 शताब्दी तक 5वीं रिपोर्ट का आधार पर बनती और सुधरती रही। रिपोर्ट में उपलब्ध बहुत मूल्य साक्ष्य थे और ऐसी सरकारी रिपोर्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। देखिए, रिपोर्ट बेसिकली क्या थी कि हम राजस्व कितना ले रहे हैं, कितनी उगाई कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हम उसको पैसा खर्च कर पा रहे हैं, हमें आखिर में जो हमें बंगाल मिला उसका हमें लाभ हुआ है, नुकसान, ठीक, ये देख रहे थे। ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी गई है? वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चला है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों के बिना किसी की आलोचना स्वीकार नहीं की जा सकती है। इन आलोचनाओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखा, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि भैया कैसे कुछ हो रहा है, क्या रिपोर्ट है और रिपोर्ट का कारण क्यों है, इन सब चीजों पर हमने जानने का और आपको देखने का प्रयास किया कि बेसिकली क्या स्थिति थी। उसके बाद केवल परेशानी आपके जमींदारों की नहीं थी, अपितु जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो आपका ब्रिटिश सरकार, दोनों ही इस समस्या का सामना कर रहे थे और उसको देख रहे थे। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी को डाउट, कोई क्वेरी मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग घर जाकर इसको रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।